कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये शेर हर दौर में पढ़ा जाएगा और हर दौर में इसको चरितार्थ करते कुछ हीरो दुनिया के सामने आते रहेंगे। ये हीरो ये किरदार बस ऐसे ही नहीं बन जाते, खुद को झोंक देना पड़ता है हालात से लड़के खड़े होने में। मेहनत की भट्टी में खुद को झोंक देना पड़ता है। और ऐसा ही एक किरदार, ऐसा ही एक हीरो आज दुनिया के सामने है और उसी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिसने कभी मजदूरी की तो कभी घर घर अखबार बांटे, कभी घर घर जाकर दूध की डिलीवरी की। यही नहीं, स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी बॉय बनकर घर घर खाना भी पहुंचाया। उसकी माँ ने कभी घरों में काम किया तो कभी दिहाड़ी मजदूरी की, कभी आशा वर्कर बनकर काम किया। लेकिन एक काम है जो उन्होंने हर हाल में, हर कंडीशन में चालू रखा, और वो है अपनी पढ़ाई। और इस किरदार का नाम है यासीन शान मोहम्मद। केरल के रहने वाले हैं, जिन्होंने साल 2024 के केरल जुडिशरी सर्विस में एग्ज़ाम में पूरे राज्य में दूसरी रैंक हासिल की। और ये कामयाबी सिर्फ यासीन मोहम्मद की नहीं है, ये कामयाबी उस माँ की है जिसने अपने बेटे को पढ़ाने, आगे बढ़ाने और दिहाड़ी मजदूर का काम किया तो कभी लोगों के घरों में बर्तन तक मांजे। उस माँ की ये कहानी है, उस माँ की जिसके पति ने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया, और उसी माँ ने हर मुश्किल से लड़कर वो सूरत बदली जो समाज ने एक तलाकशुदा औरत की बना रखी थी। ये कहानी है यासीन मोहम्मद की। यासीन मोहम्मद का जन्म पलक्कड़ जिले के पेटा कस्बे में हुआ था। उसकी माँ सीधी सादी घरेलू महिला जिसने छठी क्लास तक पढ़ाई की थी, और 14 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। 15 साल की उम्र में यासीन पैदा हो गए और 19 साल की उम्र में पति से उनका तलाक हो गया। जब तलाक हुआ तब यासीन और उसके छोटे भाई 2 या 3 साल के रहे होंगे। माँ ने हार नहीं मानी और दोनों बच्चों को अपने दम पर पढ़ाने और बड़ा करने की ठानी। दूसरी शादी की भी नहीं सोची, और कभी दिहाड़ी मजदूरी तो कभी आशा वर्कर बनकर काम किया और दोनों बच्चों को बड़ा करने लगी। घर के हालात इतने ख़राब और खस्ता थे कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, और 2 वक्त की रोटी के लिए हर रोज़ जद्दोजहद करनी होती थी। राज्य सरकार की आवास योजना के चलते इस परिवार के सर पर छत तो आ गई, लेकिन 2 वक्त की रोटी और रोज़मर्रा की ज़रूरतें, उनकी कमी ऐसे ही चलती रही। उसके लिए रोज़ लड़ना पड़ता। यासीन बड़े बेटे थे, जिम्मेदारियां भी सर पर वक्त से पहले आ गई। जब खेलने की उम्र थी तो उन्होंने 8वीं क्लास में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अखबार और दूध बांटने का काम शुरू किया। इसके अलावा निर्माण स्थलों पे मजदूरी भी की और पेंटिंग का भी वो काम करते रहे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते यासीन का बचपन पढ़ाई और काम के बीच में झूलता रहा। स्कूली दिनों में वो औसत से भी कमतर छात्र थे, यानी एवरेज से भी कम। वजह स्वाभाविक है, जब इतनी जिम्मेदारियां सर पर हों और संसाधनों की कमी हो तो उसके रहते भला कोई कितना पढ़ लेगा, कितना वक्त दे देगा अपनी पढ़ाई को। मगर पढ़ाई की डोर यासीन ने हाथ से छूटने नहीं दी। 12वीं के बाद यासीन ने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद उन्होंने गुजरात के अंदर एक छोटी सी नौकरी की, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया। और वही वक्त था जब यासीन के जहन में कानून के लिए रुचि जागी। उन्होंने फिर से अपनी जो हॉबीज़ है उसको फॉर्मलाइज किया और लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। केरला के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्होंने 46वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद एर्नाकुलम के एक माने हुए सरकारी लॉ कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया। मगर लॉ की मोटी मोटी किताबों को अगर आपने देखा हो तो आप जानते होंगे कि ये राह इतनी आसान नहीं है। यासीन ने पढ़ाई के साथ साथ जोमेटो और स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम भी शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में ऑर्डर डिलीवरी का सिलसिला दोनों साथ साथ चलते रहे। कोविड-19 महामारी आई, उस दौरान जोमेटो और स्विगी का काम बंद हो गया। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, और ये ज़िंदगी का वो दौर था जब हर कदम पर जद्दोजहद थी, संघर्ष था
स्ट्रगल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ बैठ के आपको उनकी कहानी नहीं सुना रहा होता। और इन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए 2022 में यासीन ने अपना एलएलबी पूरा किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने बतौर वकील पट्टाम्बी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर एक जूनियर की तरह काम करना शुरू किया। यहाँ वो एडवोकेट शाहू हमीद के अंडर काम करते थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहू हमीद ने न केवल उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी बल्कि अदालत में केस लड़ने का मौका भी दिया। यासीन को याद है कि एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उन्होंने जज के सामने बहस की थी। वो केस जीत भी लिया और इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाइयां दी। उनमें आत्मविश्वास को इतना बल मिला कि यासीन ने एक नया लक्ष्य बनाने की ठानी। 2023 में यासीन ने केरला न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। पहली कोशिश में वो 58वें रैंक पे रहे, मगर मेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बार के लिए अपनी कमज़ोरियों को पहचाना, फिर से मेहनत कर दी। इस दौरान एक चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी थी, वो थी भाषा की। अगर आपको कभी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनने का सौभाग्य या दुर्भाग्य अगर प्राप्त हुआ हो तो आपको पता होगा कि इस फील्ड के अंदर जो मोटी मोटी किताबें आती हैं वो किस भाषा में होती हैं, अंग्रेजी भाषा कितनी हावी है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो अंग्रेज़ी थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई थी मलयालम मीडियम स्कूल में। इस चुनौती से उन्होंने लड़ने के लिए यासीन ने बेयर एक्ट्स और केस लॉ को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि कानून में चलने वाली इंग्लिश उन्हें बाय हार्ट हो जाए। लाइव लॉ से उन्होंने इस बारे में कहा कि फैसले पढ़ें, विषय का ज्ञान रखें, यही सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। जितनी बजे रात तक आप और हम ज़्यादातर लोग आजकल मोबाइल चलाते हैं, यानी कि रात की 1-2 बजे तक, उनकी पढ़ाई उतनी ही बजे तक चलती थी, क्योंकि दिन का वक्त तो कोर्ट और ट्यूशन में जाता था और उसी के बीच संघर्ष चलता। और यासीन एग्ज़ाम भी देते। दूसरे अटेम्प्ट में जब केरला जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो यासीन को उन्हीं की संघर्षों का फल मिल चुका था। उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी और ये मेहनत का नतीजा था। जब हम कामयाब होते हैं तो अक्सर हम उन दोस्तों को याद करना भूल जाते हैं जिन्होंने कभी संघर्ष के दिनों में हमारा साथ दिया था। लेकिन यासीन ने इसे बराबर याद रखा। जब हालात मुश्किल थे, जेब खाली थी और सपने अधूरे थे, तब उनके करीबी दोस्त अंजिता ने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया। ऐसे वक्त में जब कई लोग किनारा कर लेते हैं, तब यासीन को दोस्तों का सपोर्ट मिला। उनके आर्थिक तंगी के दिनों को याद करते हुए यासीन ने ये भी बताते हैं कि जब कोविड-19 के दौरान उन्हें पर्सनल लोन तक नहीं मिला था, तब उनके करीबी दोस्त अंजिता ने उनका हर कदम पर साथ दिया। यासीन ने एक इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि मेरे करीबी दोस्त अंजिता जैसे कई लोगों ने मेरी एलएलबी की यात्रा में मुश्किल दौर का जब वक्त था तो उस वक्त साथ दिया। उनके सपोर्ट से मुझे चुनौतियों से उभरने में बहुत अहम भूमिका निभाई और अब उन दोस्तों का बेहद खुशी होगी उनको, क्योंकि यासीन अब जज बन चुके हैं। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ शुरू होती है। कठिनाइयों के चैप्टर लिखे जा चुके हैं। किताब का वो एडिशन अब पूरा हो गया है। अब यासीन की ज़िंदगी के हर पन्नों पर एक नई स्याही से नए अल्फाज लिखे जाएंगे। इन अल्फाजों में सबको तलाश होगी अलीफ, नून, स्वाद और फे की, यानी कि इंसाफ की। क्योंकि जज बनना आखिरी मंजिल कभी नहीं हो सकती। आखिरी मंजिल है आम लोगों को इंसाफ दिलाना। अपनी उस जिम्मेदारी पर यासीन कितने खरे उतरते हैं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। मगर इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल भी हैं जो इस कहानी को सुनकर मन में आते हैं। क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था हर यासीन को अपनी कहानी लिखने का मौका देती है? क्या हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैसी भी हो, अपने सपने पूरे करने का मौका देती है? हर सरकारी नौकरी को एक उम्र संघर्ष करने के बाद हासिल किया जा सकता है। शायद ये सवाल आपके लिए है। आप इस पर क्या सोचते हैं? यासीन की इस पूरी कहानी पर आपके क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।